बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन वो तारीख़ी दिन है जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी। आज है 28 मई और अगर हम साल की बात करें तो 1998 वो साल था जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया और बिलखुसूस ख़ित्ते में इस्तेहकाम के साथ साथ दुनिया को बताया दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालमियत और अपनी बका के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि 28 मई 1998 को जब ये सूरत हाल थी तो इससे पहले हिंदुस्तान ने जारी हद के तौर पर एटमी धमाके किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना न सिर्फ ये कि एटमी धमाके करके दुनिया को पैगाम दिया, बल्कि न सिर्फ इस डिटर्नेंस के साथ दिया कि पाकिस्तान इसको किसी भी जंगी महाज पर नहीं लेकिन हाँ अपने दिफा के लिए और इस्तेहकाक के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब आज के दिन के हवाले से जब मैं बात करूंगी 28 मई के हवाले से तो आपको याद आएंगे मोहसिन पाकिस्तान जो कि हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनसे खुसूसी तौर पर आज हमने वक्त मांगा है और हम कोशिश करेंगे कि ज़रा डॉक्टर साहब से कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज जब वो देख रहे हैं 23 साल बाद कि पाकिस्तान को कोई शिकायत, कोई गिला, तो ये सारी बातें डॉक्टर साहब से होंगी। लेकिन एक और बड़ा मसला चल रहा है और वो है कोरोना वैक्सीन का। एक तो कोरोना अपने आप में बड़ा मसला है और वो इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन अब मेरे पास मुझे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया है, फेसबुक पेज पर भी बात की कि हमें याद है कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं और कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएं, और अगर ये लगाएंगे तो किस मुल्क में जा सकते हैं और अगर ये नहीं लगाएंगे तो कौन सा मुल्क हमें नहीं आने देगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियत को आज हमने दावत दी है, उनसे भी आपका तारुफ भी करवाएंगे और उनसे मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से बात करते हैं और आज के दिन की बातें, यादें उनके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आज का दिन और आज के दिन में आपका होना हमारे साथ ज़ाहिर बाइस से फ़ख्र है और आप खुद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इस दिन के हवाले से आपके जहन में क्या यादें हैं, क्या बातें हैं? और दूसरा अहम तरीन सवाल इसी के साथ है कि क्या अगराज़ व मकासद हम हासिल कर सके इसके डॉक्टर साहब? भी याद तो है, कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए जितनी मेहनत की थी मेरे साथियों ने और मैंने वो इसलिए की थी कि मुल्क को नाकाबिल तस्कीर दिफा दे दें ताकि लोग जो है ऊपरा जो है वो फिर तालीम और लोगों की फलाही कामों के लिए तवज्जो दें। लेकिन बदकिस्मती ये नहीं हुआ, ना ही इसका कोई फायदा आवाम को पहुंचा और ना ही हमें पहुंचा और ना ही उम्मत इस्लामिया को पहुंचा। बात तो हो गई, अब वो बम बना भी दिए, बम फोड़ भी दिए, लोग दूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारे पास एटमी क़ुव्वत है। लेकिन आप देखिए कि आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। रत्ती बराबर भी हम अपनी इमेज नहीं बना सके दुनिया में, हम लीडर नहीं बन सके इस्लामिक वर्ल्ड के। हम जो है बस सुबह से शाम तक दूसरों के ऊपर बहतानबाजी, एक दूसरे को गालियां देना, इसमें लगे रहते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है तबाह हो गई है, महंगाई बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है। तो आप देखिए दूसरे ममालिक जो हैं जब उनके पास कुछ ऐसा बड़ा काम सर अंजाम देते हैं तो उस मुल्क की हालत बदल जाती है। हमारे सब कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत की, भुट्टो साहब बेचारे इस प्रोग्राम शुरू कर गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, और बेनजीर साहिबा ने मिसाइल के प्रोग्राम में सपोर्ट किया, तो ये मुल्क बचा हुआ है इस वजह से। लेकिन उसका इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी तक मुल्क जो है आप देखें फकीरों की तरह है, जाके कशकोल लेके मांगते फिरते हैं पैसे। अब जाके अगर कहीं से $2 बिलियन मांग लाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमें $2 बिलियन मिल गए। लेकिन ये नहीं देखते जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं इंग्लैंड वगैरह में और पूरी दुनिया में, वो हमें एक महीने में $2.5 अरब भेज देते हैं। तो उसको तो हम टोटली नजरअंदाज कर देते हैं। उसको तो पता नहीं किस तरह अय्याशियों में उड़ा देते हैं। तो मेंबर पार्लियामेंट को बांट देते हैं 50-50 करोड़ और उधर से जाके लोगों से खैरात मांग के लाते हैं। अवाम की जो हालत है वो कभी इस मुल्क में कभी नहीं हुई थी जब से बना है। महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज जो है, लोग तबाह हैं बेचारे। तो यही अफसोस होता है कि हमने इस कदर मेहनत की, खून पसीना एक किया, मुल्क को ये सहूलत दी, मुल्क को इस काबिल बनाया कि वो फिर तमाम झगड़ों से, खतरात से महफूज हो जाए और बेफिक्र हो जाए और फिर वो तवज्जो दें
आवाम की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ आज तक। इसका मुझे बड़ा दुख है। ये तो बहुत अच्छा था कि हमने यानी अवाम को डॉक्टर साहब, अवाम को यानी अवाम को फायदा नहीं हुआ, मुल्क को उस तरह फायदा नहीं हुआ जैसे आप समझना चाह रहे थे। लेकिन बहुत अभामी कैफियत होती है डॉक्टर साहब, जब भी डिबेट होता है एटमी प्रोग्राम के ऊपर, लोग कहते हैं किसी ने शुरू किया। अब इस पे भी एक बात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया, जिया साहब ने शुरू किया, या उसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन रही। आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जो है वो किसने डाली? नहीं जी, क्रेडिट इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है। जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो मैं बाहर था, हालैंड में था। मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की। जब मैंने कहा कि मुझे ये तजुर्बा है और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को चंद साल के अंदर एटमी क़ुव्वत बना सकता हूँ, भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया। भुट्टो साहब ने मुझे सहूलतें दी। भुट्टो साहब ने एक बोर्ड बनाया जिसमें गुलाम इसाक साहब, एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे, और उनको वो तमाम पावर दी जो वज़ीर आज़म की थी, और उन्होंने वो तमाम पावर मुझे दे दी। और मैंने फिर जनरल ज़िया से फौजी मांगे सिविल काम के लिए, और इस तरह। तो जब फिर भुट्टो साहब का तख्ता उलट गया, ये वो, तो ज़िया लखा है, तो जनरल ज़िया ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही अहम प्रोग्राम है, तो उन्होंने भी फिर इसको सपोर्ट किया। लेकिन क्रेडिट जाता है भुट्टो साहब को कि उन्होंने एक अनजान अननोन लड़के को, जवान लड़के की बात को माना। और असल बात ये ना डॉक्टर साहब के, लेकिन उस लड़के ने भी काम करके दिखा दिया ना, पूरी दुनिया को काम करके दिखा दिया। क्या हम कोई और अब्दुल कदीर खान क्यों नहीं पैदा कर सके डॉक्टर साहब? मतलब आप तो मौजूद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन पीछे हमने मुस्तकबिल में कुछ नए ऐसे आप जैसे लोग नहीं देखे, ना बना सके हम, क्यों नहीं? पैदा होने नहीं है क्या? ये होता नहीं है। ये तो इसलिए मैं तो इसको मौजूदा कहता हूँ। हमेशा हर वक्त मैंने कहा है कि मैं एक अननोन यंग लड़का था बाहर, ना मैं कोई प्रोफेसर सलाम था या कोई था कि जिसे लोग जानते, या कोई आइंस्टाइन था या नील बोर था। मैं तो एक इंजीनियर था, लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, बाहर काम कर रहा था। जब मैंने खत लिखा तो भुट्टो साहब ने मेरी बात को माना, क्योंकि ये शिद के दिल से मैंने कहा था। और सच्चाई थी, जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे देख के और मेरी बातें सुन के यकीन कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी कि मैं गोली दे रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, ये लड़का है, इसने तो कोई काम नहीं किया, तो कोई जानते ही नहीं है। उन्हें यकीन आ गया फौरी कि ये काम कर सकता है और जो ये कह रहा है वो कर देगा। वेरी अप्रिशिएटेड डॉक्टर साहब। ज़ाहिर मैं मुझे सहूलतें दी तो हमने वो कर दिखाया। बिल्कुल दुरुस्त है, और यकीनन आपने कर दिखाया। डॉक्टर साहब, लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके हवाले से काफ़ी खबरें होती हैं, मौजूद हम पढ़ते रहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस वक्त गुज़र औकात कैसी हो रही है? माशाल्लाह आसूदा हाल हैं, किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं है डॉक्टर साहब? गुजर औकात तो पेंशन मिलती है। मेरी बेगम को उसके वालिदैन ने अच्छे पैसे दिए थे, उन्होंने मंथली इनकम में डाल दिए। अल्लाह का शुक्र है, गुर्बत नहीं है। और हमने जब आए थे उसी वक्त घर बना लिए था। हम $2 लाख लेकर आए थे वहां से, मैं और बीवी दोनों हम काम करते थे। उस वक्त हमने ये घर बना लिया था। बच्चों को भी, दोनों बेटियां हैं, उनको तालीम दे ली थी। और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वालिदा यहाँ आ गई, तो उन्होंने मेरी बेगम को $5 लाख दिए थे, उन्होंने बैंक में डाल दिए। और वो नवाज शरीफ ने जो बदमाशी की थी कि वो जब्त कर लिए थे तमाम फॉरेन एक्सचेंज, पैसों में कन्वर्ट कर दिया था, तब्दील कर दिए थे, तो उन्होंने रुपए में तब्दील कर दिए थे। एक किस्म की गद्दारी थी वो। और वो बेगम ने उठा के मंथली इनकम में डाल दी थी। तो हमें अल्लाह का शुक्र है गुज़र औकात अच्छी तरह हो रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आवाम से कोई गिला रखते हैं आप? क्योंकि हम तो आपको मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, दुनिया आपको इसी नाम से जानती है, पाकिस्तानी आवाम से तो कोई गिला नहीं है आपको? नहीं, नाराजगी तो ये कि अवाम कुछ कर नहीं सके। ये तो हमारा, मुझे ये एहसास है कि अवाम जो बेचारे भेड़ बकरियों की तरह है कि जो चरवाहा डंडा लेके हाँकता है, तो वो बेचारा वही करते रहते हैं। किसी ने कुछ किया उसको उठा के लगे। अगर आप कोई बात करेंगे भी फोन पे या टीवी पे, कोई आपने हुकूमत के खिलाफ एक बात कर ली तो आपको उठा के ले जाएंगे। देखिए अभी कल ही जर्नलिस्ट को किसी पिटाई की। तो ये तो आम है। मुझे दुख ये होता है कि देखें, मुझे पूरी कौम मोहसिन पाकिस्तान कहती है, सब कुछ कहती है, मैंने मुल्क को सब कुछ दिया, और फिर गद्दार डिक्टेटर जो था उसने शरारती अमेरिका के कहने पे और सब चुप है। लेकिन अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं। ये जो हुक्मरान हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं, ये वही हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान मेरे पास आए, खुशामदी की 3 मरतबा कि पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी में शामिल नहीं था, आप जो काम करेंगे कर दूंगा। इन्होंने बयान दिया बहुत तगड़ा कि जी ऐसा जुल्म किया और ये किया, और आप मोहसिन हैं और हमारे मोहसिन है, सब कुछ। जब से एग्जैक्टली कुछ नहीं हो सका। हम
ठीक ठीक डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गई। डॉक्टर साहब, एक सवाल है लोगों के जहन में, आपने जमात शुरू की अपनी और काफ़ी अच्छी तरह से वो शायद चल भी सकती थी, सियासी जमात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से, ख़त्म क्यों कर दी? नहीं चर्च की तो बात नहीं थी। बहुत ही देखिए, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं जा के तकरीरें करता, सड़कों पर जाता। इसके लिए तो बड़ा जरूरी काम है। इसके लिए आपको झूठ बोलना चाहिए, आपको चोर होना चाहिए, आपको डाके होना चाहिए, पैसे कहीं से चोरी करके जमा करके रखे हैं, तो तखोरी कह रहे हैं, जो भी है ये वगैरह वगैरह। तो मेरे उससे काम मैंने सोचा था कि ऐसा बना के कुछ लोगों को इकट्ठा करें एक प्लेटफार्म पे, और फिर इनसे कहें कि उन लोगों की मदद करो जो अच्छे हो। यही मैंने मशवरा दिया था सबको कि जो अच्छे लोग उनका, लेकिन अच्छे लोग बेचारे कहाँ आ सकते हैं? अगर कोई भी यहाँ अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा शख्स भी खड़ा हो जाए इलेक्शन में, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, हार जाएगा। यहाँ चोर उचक्का लचम्बा लफंगा वही जीतेगा जिसके पास पैसे हैं, जिसने चोरी से पैसे किए हैं। सियासत करना डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक सियासत करना शरीफों का काम नहीं है, जैसे आप मुझे बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई पछतावा है जिंदगी में? अभी पछतावा बीबी ये है कि बेगम ने और हमने दोनों ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया था कि इस मुल्क की जो सलामती है वो खतरे में है, और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था। जब भुट्टो साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया, हम तो छुट्टी पर आए थे जी सिर्फ चंद कपड़े लेके। तो जब भुट्टो साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वापस ना जाएं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 महीने के लिए चले जाने, मेरे वहाँ कागजात हैं, सब कुछ वो ले आऊंगा। उन्होंने नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये काम किया, आपको आता होगा, याद होगा। अब वो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने ट्रस्ट किया। मैंने बेगम से कहा, बेगम का ठीक है, अगर वो कहते तो रुक जाते हैं हम। अच्छा, हम रुक गए। हमें 6 महीने के बाद तनख्वाह मिली 3000 रुपए, 6 महीने के बाद। और 25 बरस के बाद जब हमने दर्जनों एटम बना दिए, मसाले बना दिए, सब कुछ बना दिए, तो हमारी पेंशन थी 4467 रुपए। समझा? तो ये बातें हैं। तो हमें दुख ये है कि हमने इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, हमारे खानदानी लाइफ कुर्बान कर दी, और फिर हमारे साथ ये सलूक किया अमेरिकनों के कहने पे। और फिर भी जो है, जो हुक्मरान आते हैं, जो भी आए, वो नवाज शरीफ आया और जरदारी आया, वो भी अमेरिका के पिट्ठू थे, और ये जो बैठे ये भी अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये भी उनकी बात करते हैं। तो ये नहीं होता कि भाई नहीं यार, ये हमारे मोशन है, हम इज्जत देना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे कि हम बसते ही नहीं है। इनको बस जो मिल गया उस पर अकड़ना है। तो किस पे अकड़ना है? तुम हिंदुओं की चौकीदार होते हो उनके बंगलों पे। बिल्कुल दुरुस्त बात है डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगी कि अगर पाकिस्तान एटमी सलाहियत ना होता तो न जाने आज हम कहाँ होते। लेकिन डॉक्टर साहब, आवाम में एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, क्या हम न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ जो इस वक्त बिजली का बहरान है, उस न्यूक्लियर एसेट को इस्तेमाल करते हुए क्या हम बिजली की जो पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है इसको हल कर सकते थे? और आपने किसी तरह का कोई मशवरा, कोई चीज भी दी इस तरह की हुकूमत को डॉक्टर साहब? बीवी देखिए, मेरा काम ये नहीं था, मेरा काम था न्यूक्लियर वेपन बनाना। जी वो काम था बिजली रिएक्टर वगैरह एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। अब चाइना हमारी मदद कर रहा है। अभी उन्होंने वो कराची में रिएक्टर ऑन किया है पिछले हफ्ते, 1100 मेगावाट। तो वो चाइना से ही लेते रहे, कुछ भी करते हैं, लेकिन लगाए ना, काम नहीं करते। अभी इलेक्शन हो रहे थे तो हर एक मेंबर को 50-50 करोड़ रुपए दे दिए। अब आप जरा हिसाब लगाइए कितने अरब रुपए बांट दिए खड़े, और वो गए कहाँ? उन्होंने वो 50 करोड़ में से 1 करोड़ भी लगे भी या नहीं लगेगी भी इलाके में, या अपने लोगों की मदद करने में, या सड़कें बनाने में, या कुएं खोदने में। डॉक्टर साहब, हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारे मशवरे हैं, बहुत सारे मशवरे दिए, जवाब तक नहीं आता। क्यों जवाब क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी का देखिए, मैं सबसे बेहतर काम कर सकता था आला यूनिवर्सिटी बनाने का, जीआई के मैंने बनाया था। जी जो मुल्क का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है वो मैंने बनाया था जीआई के। देखिए बीबी, मैंने बर्लिन में पढ़ा था 2 साल, मैंने फिर हालैंड में पढ़ा था, फिर मैंने बेल्जियम में पढ़ा। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे मुझे अपना डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर शो किया है, नोबेल लॉरिएट के साथ मेरा फोटो लगा हुआ है। आई नो डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे हैरत है कि ये हुकूमतें आपकी नहीं सुनती हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, पीटीआई की मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको?
अच्छी नहीं, ये तो खुद चक्करों में लगे हुए हैं, बदमाशी में। आप देखिए जस्टिस फायद ईशा के पीछे लग गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था, मामला खत्म कर दिया था, अब उनके खिलाफ 5 केसेस खड़े कर दिए हैं। इनको तो सिवाय इसके शरारत बदमाशी को और कुछ सूझते नहीं है। सुबह से शाम तक इनके मावन खुसूसी और गुजरा जो है वो टीवी पे बैठ के बहुतानबाजी, पुरानी बाजी की पुरानी हुकूमत लेके से बैठे हो। पुरानी हुकूमत जो की तो चले गए, लोगों की छुट्टी कर दी। तुम्हें ये कहने की जरूरत है कि आज तक इसने क्या नाम है अभी बाइडेन ने या बोरिस जॉनसन ने किसी ने कहा या मैक्रोन ने कि पिछली हुकूमत ने ये गलत काम किया था? सही बात है। एक लफ्ज नहीं सुना। हम 15 बरस यूरोप में रहे, हमने कभी किसी हुक्मरान से ये नहीं सुना कि पिछली हुकूमत ये काम गलत कर गई थी। अगर पिछली हुकूमत की छुट्टी हुई तो इस वजह से हुई कि लोगों ने पसंद नहीं किया था, तो तुम बनाए तो तुम काम करो ना। तुम तो उनसे बदतर साबित हुए। तुमने जितनी महंगाई की है, बेरोजगारी की है, लोगों को तकलीफ दी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। लोगों को भूखा मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये क्या इनको कोई नसीहत कर सकता है? ये क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं ना फिर कि कोई पैगाम देना चाहते हैं? आज का दिन अहमियत का हामिल है, आपको आपकी मौजूदगी का फायदा, आवाम को क्या पैगाम देंगे मोहसिन पाकिस्तान? मैं ये पैगाम दूंगा सब कि सब भूल जाए कि हुक्मरान कैसे हैं और चोर हैं और क्या है। सच बोलें। अच्छा। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मेहनत करते रहें किसी मुल्क की भलाई के लिए है। और अपने दोस्तों के साथ अच्छे रहें, मेहमानों के रिश्तेदारों के साथ मेल मोहब्बत कायम रखें और हमेशा अच्छाई का सोचें। झूठ से परहेज करें। एक झूठ जो है वो सबसे बड़ी लानत है। झूठ को कबूल करें और ना झूठ बोलें। डॉक्टर साहब जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में है, किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं? कोई भी नहीं है, सब चोर हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज से बात की है और ज़ाहिर है आज के दिन को याद कर रहे हैं, कुछ तल्ख कह रहे हैं, यादें हैं ज़िंदगी की वो भी सामने है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात जो वो हमें समझा के गए कि बहरहाल झूठ से परहेज करना है। लेकिन ये झूठी खबरें कौन फैला रहा है फिर कोरोना वैक्सीन के लिए? अब इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब हम जरा ये बात कर लें क्योंकि आप लोगों को बड़ी तशवीश है कि कोरोना वायरस तो मौजूद है, लेकिन अब ये जो वैक्सीन्स हैं ये कौन सी लगवाएं कौन सी ना लगवाएं। वायरोलॉजिस्ट जो हैं फ्रांस के, उनकी जानिब से एक बात बार बार लोग मुझे मैसेजेस करके लोग भेज रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम 2 साल बाद शायद मर जाएंगे, हमें एस्ट्राजेनेका लगानी चाहिए, नहीं हमें स्पुतनिक लगानी चाहिए, नहीं हमें फला नहीं लगानी चाहिए, या हमें इनमें से कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं क्या जवाब देती, मैंने सोचा कि कुछ एक्सपर्ट्स को आज यहाँ जरा दावत दे देते हैं, वो हमसे बात भी करेंगे। फिर दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं उससे ताजिर बिरादरी आखिर क्यों नाला है, क्या चाहती है ये ताजिर बिरादरी, ये भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल है डॉक्टर सीमी जमाली। मैडम थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद, और इनका इत्तेहाद क्या करेगा ये पूछेंगे आज जमील पराचा। थैंक यू वेरी मच जमील साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। और एक और शख्सियत जो कि जिनसे आज हम प्रिसाइजली ये पूछेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वैक्सीन का ये कितना खतरनाक है, और ये हमें बताएंगे माहिर हयातियाती अद्वियात उबैद अली साहब। उबैद साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। आप तीनों शुरा की इजाजत से इदारे शुमारियात ने एक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की हालत जार कोरोना में कहां से कहां पहुंची है, इस पर एक नजर डालते हैं, फिर जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इदारे शुमारियात के सर्वे में इंकिशाफ, पाकिस्तान में 38% घरानों के माशी हालात पहले से बदतर हो गए। समाजी और मयाराती जिंदगी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 40% घरानों के माशी हालात पहले जैसे हैं। सिर्फ 2% घरानों ने माशी हालात पहले से बेहतर करार दिए। घरेलू माशी हालात को बदतर करार देने वालों की तादाद सिंध में सबसे ज्यादा 29% है। 1% घरानों ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते। दूसरे नंबर पर KPK में 27% के मुताबिक घरेलू माशी हालात पहले से बदतर हैं।
पंजाब में 25% के मुताबिक, जबकि बलूचिस्तान में 22% के मुताबिक घरेलू माशी हालात पहले से बदतर हैं। पंजाब 40 और सिंध में 47% घरानों ने माशी हालात पहले जैसे करार दिए। केपी के 42 और बलूचिस्तान में 40% घरानों के माशी हालात पहले जैसे हैं। सर्वे में पंजाब 14 और सिंध में 9% घरानों के माशी हालात बेहतर हुए, जबकि केपी के 17 और बलूचिस्तान में 13% घरानों के माशी हालात बेहतर हुए। ये तो एक रिव्यू था जो मुझे आपको पहुंचाना था कि हालात क्या हैं, लेकिन ज़रा डॉक्टर सीमी जमाली से बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अबहम आ गया है। पहले तो कोरोना एक मसला था, अब वैक्सीन लगवाना एक मसला हो गया है और हर शख्स ये पूछ रहा है कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं और कौन सी नहीं लगवाएं। थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जिना में क्या प्रैक्टिस हो रही है, क्या बाकी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आपके पास आ रहे हैं या रैंडम लगवा रहे हैं आराम से? देखिए, शुरू में जब वैक्सीन आई थी पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को ये अभाम था कि जी साइनोफार्म नहीं लगानी, क्योंकि पहली वैक्सीन जो हमारे पास आई थी वो साइनोफार्म चाइनीज़ वैक्सीन थी। अगर हम पीछे जाके देखें तो हमें ये पता है कि चाइना में सारी आर्मी को चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म लगाई गई थी। और अब आप देखिए कि चाइना में ये वैक्सीन जो है इस अब लोग मास्क के बगैर फिर रहे हैं। तो सारा चाइना जो है कोविड हम सब तक भेज के और ख़ुद अब कोविड फ्री एरिया हो गया है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वैक्सीन की बहुत इफादियत है और हर शख्स को वैक्सीन लगनी चाहिए जो उसको लग सके। पाकिस्तान में इन्होंने एज लिमिट्स दी हैं। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो 40 साल से कम उम्र अफराद को नहीं लगनी चाहिए। अच्छा। और जी इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 0.0004% एक चांस है कि कोई आपको कोई एम्बोलिज्म ना हो जाए, और एम्बोलिज्म अगर हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सो देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज हो। तो इसलिए तो अभी हम एस्ट्राजेनेका नहीं लगा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका हम लगा रहे हैं, लेकिन 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद को लग रहा है वो। और प्रोवाइडेड उनको कोई ऐसी एलिमेंट ना हो। दूसरा हमारे पास साइनोवैक की वैक्सीन है जो कि डे 1 पे लगाई जाती है और फिर 28 डेज के बाद लगाई जाती है। और इसके अलावा कैंसाइनो वैक्सीन है जिसका पाकिस्तान में भी ट्रायल हुआ था, और कैंसाइनो जो है सिंगल डोज वैक्सीन है और अब इसकी ये पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस होने लग जाएगी और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ही हमारे पास आ जाएगी। ये एल्डरली लोगों को लगानी चाहिए ताकि उनको बार बार ना आना पड़े, या और भी उन लोगों को जिनको के कोई परेशानी है सिंगल डोज में उनको आराम से लग जाती है, एंड देन दे कैन बी टेकन बैक होम। ओके, अच्छा, इसमें अभी एक सवाल और भी है ज़िमनी, मैं आपसे उसका भी जवाब लूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़रा ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे मसाइल हैं कि इतना ईजीली आप ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ममालिक हैं जैसे बेल्जियम है या दीगर और फ्रांस वगैरह में कुछ चीज़ों की इंडोर्समेंट है कि अगर आप इस वाली वैक्सीन के साथ उतरते हैं तो आपको आने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं आने दिया जाएगा। और वैसे फार्मूला पे बड़ी बात हो रही है। अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, सीमी साहब ने, कि आपने बल्ब जला के चेक किया कि वैक्सीन के बाद बल्ब जल रहा है या नहीं। फार्मूला कितना लोग पूछना चाह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका का फार्मूला, फिर साइनो का फार्मूला, फिर इसी तरह स्पुतनिक और फाइजर, कितना डिफरेंट है ये? अच्छा, फार्मूला से पहले मैं एक और बात आपसे शेयर करूं कि दुनिया की सबसे जो रिलायबल अथॉरिटी है वो US FDA है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसका डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर बायोलॉजिकल ड्रग एंड रिसर्च, उसके साथ सीडर है। तो वो रिव्यू करता है किसी भी वैक्सीन्स को। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो काबिल एतमाद जो रिव्यू डॉक्यूमेंट होता है वो US का होता है। और US ने जो अप्रूव किया है वो आपके सामने है, वो जॉनसन जॉनसन है, वो उसमें फाइजर है, उसका मॉडर्ना है। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो आपका होता है ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका को अप्रूव किया है। इट इज़ हार्ड लक और इट इज़ बैड लक कि अभी तक जो चाइना का है या जो उसका है रशिया का है, ये वैक्सीन वहाँ पर अप्रूव नहीं हुई। तो अच्छा, वहाँ पे वो एप्लीकेशन गई या नहीं गई, नीदर कनाडा नॉर US नॉर जापान नॉर यूरोप वहाँ पे ये अप्रूव नहीं हुई कि वहाँ से रिव्यू से नहीं कुछ नहीं। अब ये रिव्यू एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। मेरा ख्याल है मुझे बहुत स्लो करके बताऊंगा तब भी 1 घंटा लग जाएगा वो क्या है। बहरहाल आइए ये देखने के लिए फार्मूला क्या है। जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो समझ लीजिए एक चाय है, तो अगर जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो समझ लीजिए कॉफ़ी है। दोनों ने काम एक ही करना है। अच्छा, कुछ चाय हैं, मसलन वैक्सीन का काम क्या है, वो बॉडी में जाकर आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म को वो प्रमोट करती है, तरगीब देती है को एंटीबॉडीज़ बना ले। तो तरगीब करने के लिए हम किसी को मुर्दा वो वायरस भेजते हैं, किसी में मुर्दा वायरस के पार्टिकल भेजते हैं, किसी में मुर्दा वायरस का पार्टिकल किसी और वायरस के कोट में डाल के भेजते हैं, किसी में मुर्दा वायरस का जो पार्टिकल का जो मैसेज है वो भेजते हैं।
असल ऑब्जेक्टिव जो है वो वैक्सीन का बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने को आपको इंटरप्ट करना है। हाँ, एंटीबॉडीज की बात ना उबैद साहब, मुझे ये लोग कंसर्न कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि ये सवाल जरूर पूछें कि क्या हमारे एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाएंगे अगर हमने ये वैक्सीन लगवा ली? कोई भी एस्ट्राजेनेका तो अभी मैडम ने बता दिया कि 40+ को लगाई जा रही है, उससे नीचे नहीं। तो क्या ऐसे तो खदशात नहीं है इन वैक्सीन से? नहीं, सारी वैक्सीन इस वक्त जो हकीकी दुनिया की जो आदाद शुमार और जो मालूमात मौजूद हैं ये सब फ़ायदेमंद हैं। इन सारी वैक्सीन को अब लगाई जाए और बहुत मोहतात तरीके से दुनिया में इसके ऊपर नज़र रखी हुई है पूरी दुनिया ने। मैं समझता हूँ ये वैक्सीन फ़ायदेमंद है सारी। अभी एक बात डॉक्टर सिमी ने कही कि जब चाइना जो है वो पूरी तरह से कोविड फ्री हो गया है और उन्होंने अपने लोगों को लगाई है, अब 2 साल में वो जो वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि 2 साल में सब मर जाएंगे, तो अगर ऐसा होता तो खुदा ना खास्ता पता नहीं सूरत हाल क्या होती। हाँ, वैसे कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं जरा सी मैं समझूंगा जो लोग हैं ना, इनको हमने एक झूठ के इन्वायरमेंट में पाला है, तो जब आप झूठ के इन्वायरमेंट में पालेंगे, उससे ज्यादा पता है वैद साहब क्या है कि हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर सिमी, अगर रिसर्च जर्मन की हो, फ्रांस की हो, इस तरह से रिसर्चेस आ रही हो। पाकिस्तान में रिसर्च, आई एम सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, बहुत ही लीस्ट लेवल पर जाकर रिसर्च हो रही होती है। पहले तो मुझे जरा ये बताएं कि हमारे यहाँ अवाम को अब इस पर लाने के लिए कि आपको वैक्सीन लगवाना है, हमें कोविड फ्री पाकिस्तान चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, और आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन मेरा ख्याल में सोशल मीडिया पे बहुत गलत किस्म की कैंपेन्स चल पड़ी हैं और सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो शख्स सोशल मीडिया पे ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता है उसको सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़ा इख्तलाफ है आपसे कि हमारे मुल्क में रिसर्च नहीं हो रही। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रिसर्च हो रही है और बहुत जगह बहुत काबिल लोग बैठे हुए जो रिसर्च और कर रहे हैं और बार बार इसको देखा जा रहा है और कोई ना कोई सिस्टम और मैकेनिज्म है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से वैक्सीन आ रही हैं। तो मेरा ख्याल में जो वैक्सीन हमें मिल जाए वही हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कोविड की मौत जो है एक बड़ा ऐसा अलमिया है कि उसमें हमने देखा कि घरों के घर तबाह हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए इस कोविड से। और हमें जितना भी हम कोशिश करें, SOPs हमारे लोग फॉलो नहीं करते और बार बार हुकूमत बता रही है कि SOPs को फॉलो करें। आपने वैक्सीनेट भी करा लिया तो मुझे नहीं पता कि सामने वाले शख्स को वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, तो आप मास्क पहन कर निकलिए। जब तक कि कोविड फ्री पाकिस्तान नहीं होगा, कोविड फ्री वर्ल्ड नहीं होगी, हमें फ़िलहाल तो इसके साथ ज़िंदा रहना है और सीखना है कि हमने अपने तौर तरीके ज़िंदगी के कैसे बदलने हैं। क्या अच्छी बात पे ले आई डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रही थी लेकिन आपने रास्ता वही बता दिया मुझे। SOPs, जमील बराचा साहब, सिंध हुकूमत को हम अप्रिशिएट करें या ना करें, मुझे लगता है आप तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि सिंध हुकूमत के जो इक़दामात हैं उससे आप लोग नाला हैं। अब वजह मुझे बता दें क्यों है? सुबह 6 बजे से कारोबार खोलने की इजाज़त है, शाम 6 बजे तक कंटिन्यू कारोबार करें, कोई मसला नहीं है। SOPs पर अमल दरामद करवाएं, फिर क्या एहतजाज, क्यों इतना शोर, क्यों नाला? जी, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। 1 मिनट ज़रा मैं डॉक्टर साहब से अपनी मालूमात के लिए सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मास्क ये आम तौर पे मिल रहे हैं, तो ये क्या ये सेव करते हैं कोरोना को? जो ये आम मास्क हैं, जो मतलब इनकी लाइफ क्या है? देखिए, ये जो मास्क है ये डिस्पोजेबल मास्क हैं। हम लोग जब पेशेंट्स के पास जा रहे होते हैं तो हमने N95 मास्क लगाया होता है, लेकिन जब हम आम जिंदगी में एक दूसरे के साथ फिर रहे होते हैं तो हम ये मास्क हमें लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि हम अपने आप को भी इस जरासीमा से बचा सकते हैं और सामने वाले को भी हम बचाते हैं। और जब कोई थूक निकल रहा होता है मुंह से, कोई और पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, उनसे हम प्रिवेंट कर लेते हैं दूसरे को लगने से। छींक आ रही हो तो कम से कम उसको वो स्टाइफल कर लेते हैं, या हम खांस रहे होते हैं तो पार्टिकल्स दूसरे तक नहीं जा रहे थे। ये बहुत बड़ी वजह है। ये है इस मास्क की लाइफ क्या है? ये डिस्पोजेबल मास्क है। इट शुड बी यूज्ड एंड इट शुड बी डिस्कार्डेड। एक दफा यूज कर लिया उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब आप बहुत शुक्रिया आपका जी। अब आपकी तरफ मैं आता हूँ। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने हमें 12 घंटे दिए कारोबार के लिए। हमने कहा ठीक है 12 घंटे हमारे लिए बहुत हैं, लेकिन टाइमिंग का फ़र्क कर लें। ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे की क्या लॉजिक है, जिसके अंदर सख्त तरीन गर्मी है। सुबह कोई घाघ नहीं निकलता, दोपहर के में किस कदर टेम्परेचर है, कराची में किस कदर गर्मी है, सिंध में किस कदर गर्मी है कि लोग, मैं अपनी आंख से देखता हूँ कि औरतें जो बाहर निकल आती हैं वो रास्ते पे बेहोश हो जाती हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं होता कि यार डर के मारे कोई उठाता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। वो
इस सख्त तरीन गर्मी से बेहोश हो रही होती हैं। तो कोई जब 4 बजे के बाद घाक निकलेगा घर से, अच्छा लॉकडाउन चलाएं जी, हाँ जी प्लीज। 4 बजे के बाद घाक निकलते हैं, 2 घंटे के अंदर जो अफरा तफरी और जो मामलात होते हैं वो सबके सामने। मैं आपसे वो सॉरी जमील पराची साहब, मैं आपसे माजरत के साथ, अभी रमजान गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए ना, जब खुला हुआ था सारे लोग तो वो इसी तरह से निकल रहे थे, वो औकाते कार हो या ना हो, जिनको निकलना होता वो निकल रहे होते। देखिए मेरी बात सुने, पहला अशरा हमने पहले रमजान मुबारक में चीखते रहे कि पहला अशरा जो है वो बंद होता है, हाँ। कारोबार वैसे ही बंद होते हैं। आपने उसको अवॉइड किया, हाँ। दूसरे अशरे में सुबह 6 से शाम 6 की टाइमिंग रखी गई, हम चीखते रहे कि भाई इसको आप फ्री कर दें, या सुबह 10 बजे से या 12 बजे से रात 12 बजे तक कर दें, तो हम समझते हैं कि कारोबार भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी ये कोरोना में अफेक्टेड हो सकते हैं, हमें भी कोरोना के मामलात का पता है। लेकिन जब माशी तौर पे हम बदहाल होते चले जाएंगे तो आप बताएं ये कोरोना का क्या होगा फिर बताएं। अभी आप चाह रहे हैं कि टाइम फ्री जोन कर दें। जब शाम 6 बजे का टाइम होता है, आप देखें शाम 6 बजते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक इतनी अफरा तफरी मच जाती है, लोगों का भागना, आप 2 घंटे से पहले कहीं से निकल नहीं सकते। अच्छा, उसके तो बाद आप क्या आपने चाहते हैं? हमें ये लॉक बता कर देना मुझे, ये दिया। हम बताएं। चाहते हैं कि टाइमिंग आप हमें 12 घंटे दें, कोई बात नहीं, हमें 13वां घंटा नहीं चाहिए। हाँ, फिर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की टाइमिंग दे दें। वाह क्या बात है जमील पराची साहब, कितनी मासूमियत से आपने बात बताई है। वाह वाह वाह, यानी आप लोग सुबह जल्दी उठने को अच्छा नहीं समझते, डॉक्टर्स सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, हम तो कहते हैं कि अगर कारोबार शुरू हो जाए हम सुबह 5 बजे भी उठ जाएंगे, लेकिन कारोबार शुरू होता अच्छा, ही नहीं है। मैं तो दुनिया मैंने कम देखी होगी ना, आप लोगों ने ज्यादा देखी है, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी सारी जगहों पे जाए, वहां सुबह कारोबार होता है या दोपहर में कारोबार होता है? सुबह सवेरे से लोग उठे हुए सुन लें, चले मेरी बात का यकीन हमारे वैसे आप भी बता दें। लेकिन डॉक्टर साहब ये कोविड के नाम पर जो हमने अफरा तफरी मचाई हुई है, इसका साइंस से ताल्लुक नहीं है। तो मतलब सबको खुली आजादी कर दें बैठ साहब, कि आना जाना घूमना फिरना, शादियां करें, ये करें वो करें। नहीं शादियां सुनिए मेरी बात, देखिए कोविड के नाम पे या कोविड की आड़ में लोगों की तस्लील ना करें। आप इसको साइंटिफिकली जरा मुराद अली शाह साहब आए ना, नहीं मुराद अली शाह साहब टीवी पर आए ना, वो इंजीनियर है ना, आए हम जैसे लोगों के साथ बहस करें, 2 घंटे की बहस करें, हम कंक्लूजन तक पहुंचे। लेकिन मैं इस तरह एक गुजारिश करना चाहती हूँ, देखिए सिंध हुकूमत ने कुछ बड़े ऐसे इक़दाम भी किए हैं, आप उनको रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने कमेटीज बनाई हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए, जिनमें कि बहुत वाज़े तरीके से उन्होंने बताया है। पहले उन्होंने नरमी से बहुत चला था कि SOPs को फॉलो करें, लेकिन अगर हमारे लोग नहीं सुनते तो हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत को अपनी करना दिखानी होगी ना। आप लोगों को मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते ना। जमील साहब आपकी और मेरी बात से एग्री नहीं, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके बात कर लेती हूँ बहुत माजरत के साथ। मसला ये है कि कोरोना मौजूद है, वैक्सीन भी आ गई है, अब वैक्सीन और कोरोना के बीच में तिजारती मराकज खोलने के औकाते कार एक मसला हो गए हैं। डॉक्टर साहब साहिबान से भी बात करेंगे और जमील पराचा साहब से भी, कि बहरहाल हमने अपने मास्टर को तहफ़्फ़ुज़ तो देना है ना, तरीक़ेकार तय तो करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे बताया गया, लेकिन मैं प्रिसाइजली जमील पराचा साहब, आप SOPs के साथ अपने कारोबार नहीं चलवा सके, ये आप लोगों का फेलियर है, मानेंगे या नहीं? नहीं, इसको इसलिए नहीं मानेंगे। आप लोग अब कैमरे की आंख से दिखाएं कि मार्केटों में तशरीफ लाएं, आप देखें कि हमारे हर दुकानदार ने SOPs फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने तो मार्केटों में बैनर भी आवेज़ा कर दिए हैं कि बगैर मास्क लगाए कोई ग्राहक दुकानों में एंट्री ना दे, और हमने अपने मास्क के डब्बे भी दुकानों पर रखवा दिए, जो ना पहन के आए वो खवातीन को और हज़रात को तकसीम करें। मैं बाहर प्रोग्राम आपके साथ करती हूँ, हम चल के देख लेते हैं कितने ग्राहक और कितने दुकानदार, कोई SOP नहीं अमल करता। अगर हमारे दुकानदार निकले उसमें तो वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ग्राहक को, हर ग्राहक को हम फॉलो नहीं कर सकते। आप उसके लिए इंतजामिया नहीं, अब तो है ही नहीं ऐसा, अब तो मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, इन्होंने कारोबार तबाह कर दिए हैं। इसी सूरत में आप लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि कराची और हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए, कौन चला रहा है ये कैंपेन, क्या मकासद है इसके? देखिए, कराची और हैदराबाद की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान की बात है। आप क्यों नहीं कराची को
क्यों नहीं, जो सबसे ज्यादा 67% रेवेन्यू देने वाला शहर है, वो वैसे ही इतना आपको पैसे देता है, आप सिर्फ उसको मफलूज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं वफाक में वो टैक्स ना पहुंचे। What's your take? साहब वक्त नहीं है मेरे पास, सब कुछ खोल दें आपके कहने के मुताबिक। सब कुछ खोलने की बात नहीं है, आप ये टाइमिंग में नरमी करनी पड़ेगी। शादी हॉल्स खोल दिए जाए, कारोबार शुरू हो जाए, रेस्टोरेंट्स में लोग डाइनिंग करें, कोई मसला नहीं है। देखें, मसले की बात यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक सेक्टर को खोलें, इसमें कोई बात नहीं है। आप जो है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की टाइमिंग कर दें। आपने कोई नहीं कहा आपसे कि हमें 12 घंटे से एक घंटा भी ऊपर दे दें। अच्छा, टाइमिंग 10 से 10 कर दें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 12 घंटे ही चाहिए, यानी जब तक बंद करते करते 12 से आप लोग 1 बजा देंगे? नहीं, मुझे पता है 12 से हम गारंटी देते हैं। अच्छा चले, इस पे मैं आगे भी बात करूंगी। बैठ साहब, अभी जो अभाम है, देखें बहुत सारी चीजें हैं और मैं चाहती हूं कि मैं इस पर आपसे डिटेल बात करूं, लेकिन प्रिसाइजली मुझे ये बता दें कि एक तो कोरोना मौजूद है, इसमें तो दो राय नहीं है ना। अब हम एहतियात करें तो भी बुरे, ना करें तो भी फंसे, वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, ये सारी कंडीशंस हैं। क्या एसओपीज पर अमल करना जरूरी है आफ्टर द वैक्सीन या नहीं, उसको छोड़ दें? मैडम, पहले तो अगर गली में मैं गोली चलाऊंगा ना तो सारी अवाम खुद भाग जाएगी। अवाम को पता है गोली मुझे मार देगी, लेकिन आखिर हमने कैसे अवाम को समझाया है कि अवाम कोविड से डर नहीं रही है? जिन लोगों ने कोविड के बारे में लोगों को समझाया है उनकी साइंस बहुत कमज़ोर है। उन्होंने हेयर टू से पे समझाया है, अपने कॉज और इफेक्ट को रिलेट करें, इस्टेब्लिश करें, अवाम बहुत अवेयर हो जाएगी, अवाम इसको गोली से ज़्यादा खतरनाक समझेगी। लेकिन हमने अवाम को समझाया ही नहीं है, और जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है वो तो हैंडल मारने का तरीका है। तो क्या करें, जल्दी से बता दें क्या तरीका होगा? आप ही की कोई सुन लेगा, हमारी नहीं सुन रहा, हुकूमत की नहीं सुन रहा। साइंसी टुकड़े मौजूद हैं आदाद शुमार के, उनको बैठाकर टेबल पर जमा करें और हम देखें कि जब हमने मास्क लगाया उसके बावजूद कोविड क्यों फैला, जब मास्क नहीं लगाया उसके बावजूद कोविड क्यों नहीं फैला। जब तक हम इन दोनों बातों का जवाब नहीं लेकर आएंगे हम समझ नहीं सकेंगे हम कहां। डॉक्टर साहब, मंतक की बुनियाद पे नहीं, मुझे आप प्रैक्टिकली बताएं, वायरस है या नहीं है? वायरस होना, बहुत सारे वायरस और भी हैं। ये खतरनाक है या नहीं है? अब तक खतरनाक साबित हुआ है, तो अब हम उस पर उसकी एहतियात के लिए क्या करें? लेकिन इतना एहतियात ना करें ना जितना गोली चले। शहर में एक गोली चली है तो कहते पूरा शहर बंद कर दें। डॉक्टर सिमी, ये ज़ाहिर मैं बहुत ज़्यादा इसी तरह से सवाल कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद है उबैद साहब इसी तरह रैपिडली आंसर भी कर देंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी वर्स्ट हमने देखी हैं, और ज़्यादा दूर नहीं, इंडिया की बात कर लें, इधर अमेरिका की बात कर लें। अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, बट पीपल आर रिलक्टेंट टू कम एंड वैक्सीनेटेड। तो इसके लिए हमें क्या कोई कैंपेन की ज़रूरत पड़ेगी? वो गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया के तहत और टेलीविजन के तरीके से लोगों के साथ कैंपेन तो कर रही है। डेफिनेटली देयर इज़ अ कैंपेन गोइंग ऑन, और हर चीज़ में आप बेनिफिट वर्सेस एफिकेसी देखते हैं। जब आपको बेनिफिट नज़र आएगा इस वैक्सीनेशन का तो आई एम श्योर कि लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे। देखिए, बहुत सारे ममालिक में वैक्सीन लग रही है, वो कोविड फ्री हो गए। हमने देखा है कि हमारे साथ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया था, देन वी हैव अदर कंट्रीज, चाइना है जो वो कोविड फ्री हो गया, फ्रांस में काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, और हमने यूके में भी देखा कि अब जो है वो उधर कोविड कम होता चला जा रहा है। एक ठीक है, वी नीडेड अ प्लेटो, हम चाहते हैं कि एक प्लेटो आ जाए और उसके बाद ये डिक्लाइन हो। तो प्लेटो की स्टेज में अभी हम नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी पंजाब और केपी में बहुत हाई पीक चढ़ी थी और उसके बाद फिर अब सिंध में आ गई है। सो अभी ये थोड़े दिनों के बाद ये प्लेटो फॉर्म होगा और उस वक्त हमें मैक्सिमम वैक्सीनेशन करनी चाहिए ताकि हम अब इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाएं। और उसके साथ साथ एसओपीज पर प्लीज़ फॉलो करें उसको, क्योंकि अगर एसओपीज फॉलो नहीं किए तो देन वी विल बी इन सीरियस ट्रबल। थैंक यू। जमील पराजा साहब, एहतजाज करना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। बरोज मंगल हम धरना देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानने देंगे। एमए जिना रोड पे धरना होगा इंशाल्लाह ताला। एमए जिना रोड पे धरना दे देंगे? बिल्कुल देंगे, इसलिए कि हमारे कारोबार तो खत्म हो गए, हमारे कारोबार खत्म हो गए ना। हुकूमत ने हमें कोई पैकेज दिया है कि आप घर बैठ जाएं, ये हम टैक्सेस में रिलीफ दे रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये काम ये देखें, टैक्सेस में हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, हम आपको बिजली के बिल में रिलीफ दे रहे हैं, पानी के बिल में रिलीफ दे रहे हैं, हम गैस के बिल में। आप घर बैठे हैं, हमें कोई ना रिलीफ दिया गया है, ना कोई हमें कर्जे दिए गए। हमने कहा बिलासुदी कर्जे दे दें, वो भी नहीं मिले, वो भी नहीं दिए, सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए कि हम वफाकी गवर्नमेंट कह रही है हम दे रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमें 1.5 साल गुजार दिया। अभी हमें इस कोविड के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। एहतजाज से आपको हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कम से कम हमारी बात तो सुनेंगे एहतजाज में। ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते, किसी को बुलाने की जहमत नहीं करते।
जो आप जहां से अपनी तनख्वाहें वसूल करते हैं जिन लोगों के टैक्सेस से, तो आप कम से कम उनको बुला के उनसे बात भी तो करें, उनका भी तो देखें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन आपने सिर्फ ऑर्डर सुना दिया कि सुने अभी हफ्ते में 2 छुट्टियां इन्होंने दी हैं, हफ्ते में 2 छुट्टियां जो बिल्कुल मैं समझता हूं बेकार सी हैं। अच्छा। जुम्मे का छुट्टी, हफ्ता खुलेगा फिर इतवार की छुट्टी, ये कौन सी लॉजिक है? मुझे बताएं ना जरा आप कि इस कौन सी लॉजिक के मुताबिक आप छुट्टियां दे रहे हैं। एक पुलिस को सिर्फ मैं ये इसमें 2 बात जरूर करूंगा कि देखें, एक सिर्फ और सिर्फ एक डंडे के जोर पे पुलिस को खुली छूट दे दी गई है कि आप चाहें जिस ताजिर को चाहे कॉलर से पकड़ें, गाड़ी में डालें, रास्ते में पैसे तय करें या वहां जाके तय करें। इसको तो मैं 100% कंडेम करूंगी, क्योंकि ये आवाज शहरियों की जानिब से भी आ रही है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं है, लेकिन पुलिस आपकी मुहाफिज है। लेकिन ये जो भत्ता और ये सारा कुछ बताया जा रहा है, अगर ये हो रहा है तो सिंध हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। लेकिन हाँ, यहां तक हम जरूर सिंध हुकूमत के साथ हैं कि हम SOPs पर अमल दरामद चाहते हैं, कोरोना फ्री जोन चाहते हैं। पराजे साहब, मैं एक बात करूंगा कि मैं इस वक्त चाहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे एक्शन ले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे एक्शन ले, और वजीर आजम भी देखें कि सिंध हुकूमत के कारनामे आप वहां तक सुनाना चाहते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद, डॉक्टर सीमी जमाली, डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल, मैडम थैंक यू वेरी मच। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। उबैद अली, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। जाहिर है मुझे पता है वक्त कम था, बहुत सारी बातें हैं, इसी कंटिन्यूएशन के साथ इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।